जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये आपका मॉडल पेपर जो है आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ओमार सीट पर करने होते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा है 1868 से 1900 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1922 ईस्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए? राइट आंसर हो जाएगा 1900 से 1922 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1900 से 1922 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इसके संपादक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद है, भारत हिंदू युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से, भक्ति काल के नाम से, रीतिकाल के नाम से, जागरण काल के नाम से। तो भारत हिंदू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, जागरण काल। इसके बाद है, आदिकाल का अन्य नाम है भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, वीर गाथा काल। तो आदिकाल का अन्य नाम क्या है? वीर गाथा काल भी है। क्या है? वीर गाथा काल भी है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, वीर गाथा काल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वीर गाथा काल। इसके बाद है, परमाल रासों के लेखक हैं। तो परमाल रासों के लेखक हैं दलपति विजय, जगनीक, चंद्रबरदाई, नल्ल सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जगनीक। क्या हो जाएगा? जगनीक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जगनीक। ठीक है। इसके बाद है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जो हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, और जो सूरदास हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद है, पद्मावत किसकी रचना है? कुतुबन की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है, मंजन की है, या फिर उस्मान की है? तो यहाँ पर जो पद्मावत रचना है वो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव है रति, उत्साह, क्रोध, भय। तो यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्या है? उत्साह, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, उत्साह। ठीक है। इसके बाद है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 14 मात्राएं, 16 मात्राएं, 18 मात्राएं, 20 मात्राएं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसके बाद है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार।
इसके बाद इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवित्री। कौन सा है? कवित्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए वाला करेक्ट हो जाएगा, कवित्री। ठीक है। इसके बाद है आंख का तत्सम शब्द है अच्छी, आंख, आछी और आछी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आंख का तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अच्छी। ठीक है। इसके बाद है उपकार का विलोम शब्द है। तो उपकार का विलोम शब्द है परोपकार, अहंकार, अपकर्ष, अपकार। तो उपकार का विलोम शब्द हो जाएगा अपकार। क्या हो जाएगा? अपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अपकार। ठीक है। इसके बाद है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है शुदा, अमी, पीयूष, लोचन। तो यहाँ पर ही पूछना चाहिए था अमृत का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा लोचन। लोचन का मतलब क्या होता है? आंख होता है, जबकि सुधा, अमी, पीयूष ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोचन। क्या हो जाएगा? अमृत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लोचन जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद है माता पिता दिन रात के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का, विस्मय सूचक का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, योजक चिन्ह। इसके बाद है दैत्यारी का सही संधि विच्छेद है दैत्य धन अरी, दैत्य धन अरी। इसके बाद है दैत्य, देत धन आरी, और इसके बाद है दैत्या धन आरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दैत्य धन अरी। क्या हो जाएगा? दैत्य धन अरी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दैत्य धन अरी। ठीक है। इसके बाद है महस का संधि विच्छेद है। तो महस का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ईसा। क्या हो जाएगा? महाधन ईसा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, महाधन ईसा। ठीक है। इसके बाद है रामायण शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सबसे पहले सही आएगा उसका आंसर हम कमेंट करके बता देंगे। बिल्कुल सिंपल आंसर है, रामायण शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। इसके बाद है गच्छता किस लकार पुरुष और वचन का रूप है? ऑप्शन आपको दिए गए थे लोट प्रथम द्विवचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका खंड बा आ जाता है, जिसमें आपको वर्णात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न रहता है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर गद्यांश दिया जाता है, उसको आपको पूरा पढ़ना होता है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, पूरा गद्यांश आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे, जैसे गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है कि पाठ बताइए और लेखक का नाम बताइए। मतलब कि ये गद्यांश किस पाठ से आपके लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है ये आपका लिया गया है मंत्र से। किससे लिया गया? मंत्र से लिया गया, और इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद हैं। ठीक है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। पुराने जमाने के लोग कैसे होते थे? तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तर दिया गया है, पुराने जमाने के जीवों में जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को समाप्त करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो यहाँ पर देखिए आपके जो भी प्रश्न होंगे उन सभी के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। ठीक है। अथवा मैं आपको दूसरा गद्यांश दिया गया, अगर आप मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप लोग नीचे वाला कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दूसरा गद्यांश दिया गया, इसको आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं, जैसे बात का प्रभाव किन किन रूपों में दिखाई देता है, घर बैठे आप कोसों दूर बैठे व्यक्ति की बात कैसे जान सकते हैं, क्या बात के प्रभाव से कुमार की सुपथगामी हो सकता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई एक करना है जो इसमें से आपको आता हो। ठीक है।
इसके बाद इसी में आपका अगला होता है निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपको कुछ लाइनें आपके पदखंड से आपको दी जाएंगी, उनको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है आपको पाठ का नाम बताना है और कवि का नाम बताना है। तो ये पाठ का जो शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा पदावली। क्या हो जाएगा? पदावली हो जाएगा। और इसके कवि हो जाएंगे सूरदास। कौन हो जाएंगे? सूरदास हो जाएंगे। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया जाता है। मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको अथवा करके दूसरा दिया गया है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, ऊपर वाला नहीं कर सकते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दिए गए। प्रस्तुत साखी में कवि द्वारा किस पर प्रभाव डाला गया है? प्रस्तुत साखी के माध्यम से कवि ने जीव को घड़े के तुल्य बताया। स्पष्ट कीजिए। तन शब्द के आपको दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है पद्यांश का संदर्भ, मतलब कि पाठ का नाम और कवि का नाम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो लाइनें हैं वो किस पाठ से आपके ली गई हैं, किस शीर्षक से ली गई हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसी में आपका अगला प्रश्न होता है निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना है। यहाँ पर आपको संस्कृत गद्यांश दिया जाता है। अथवा में आपको दो गद्यांश दिए जाते हैं। इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना होता है। जो आपको इसमें से आता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका अगला रहता है निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। यानी कि आपको यहाँ पर दो श्लोक दिए जाते हैं। उन दो श्लोक में से आपको कोई एक श्लोक को जो है संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसके बाद अगला प्रश्न रहता है इसी में आपका पांचवा, दीपदान अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद अगला है निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। यहाँ पर आपको तीन लेखक के नाम दिए गए। इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है। इसके बाद इसी में आपका अगला है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। यानी कबीरदास, संत रैदास और मीराबाई। तो यहाँ पर आपको तीन कवि दिए गए। इनमें से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देना होगा। इसके बाद अगला है इसी में आपका अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आए। यानी आपको एक श्लोक याद कर लेना हो जो इन दोनों से अलग हो। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। तो यहाँ पर आपको तीन प्रश्न दिए गए। तीन में से किन्हीं दो के प्रश्न आपको उत्तर संस्कृत में देने हैं। इसके बाद अगला है निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं दो का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग की। जैसे अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा होना, आसमान टूट पड़ना मतलब मुसीबत आना, आंखों में धूल होना मतलब कि धोखा देना। इसके बाद है अंधों में काना राजा होना। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। सत्य ही कहा गया है, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, वह मेरा घर है। तो यहाँ पर आपको देखिए चार दिए गए। इनमें से किन्हीं दो वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। इसके बाद है अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो ये एप्लीकेशन भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। ये एप्लीकेशन 100% आपके एग्जाम में आएगा ही, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये पूरा जो है आपका क्लास 9th का हिंदी का हाफ ईयरली मॉडल पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।